आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल। नमस्कार। समस्याओं के बीच जब हमें राहत मिलती है, थोड़ी रियायत मिलती है, तो हमारा बेचैन मन बहुत कुछ करना चाहता है। हम कुछ समय के लिए शायद ये भूल जाते हैं कि समस्या अब भी बरकरार है और हम वो सब कुछ करने लगते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। लॉकडाउन में मिली ढील के बाद देश भर में कई जगहों पर लोग बेफिक्र और चिंता मुक्त नजर आ रहे हैं। कोरोना महामारी पर अब तक भारत ने अपनी कुशल प्रबंधन तकनीक से बहुत हद तक नियंत्रण पाने में सफलता हासिल की है, लेकिन हम सबकी थोड़ी सी लापरवाही बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। हम सबको समझने की जरूरत है कि ये छूट हमारी सुविधा के लिए है, न कि जिंदगी को खतरे में डालने के लिए। उम्मीद है कि हम सब इस मुश्किल चुनौती में एकजुट बने रहेंगे और जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते रहेंगे। आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, इसीलिए आकाशवाणी पर लेकर आते हैं हम ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की मेडिसिन विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल। डॉक्टर अपर्णा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इससे पहले कि डॉक्टर के साथ हम अपनी परिचर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को भी बताना चाहते हैं कि वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमारा स्टूडियो का नंबर है 1800115767। एक और नंबर है 01123314444 पर। डॉक्टर, सबसे पहले आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन 3.0 में जो ढील दी गई है, उसके बाद बहुत सारे लोगों को अपने कार्यालय जाना अनिवार्य हो गया है। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं वो दुकानें खोल रहे हैं, तमाम तरह की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में अब खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए ज्यादा एहतियात की आवश्यकता आन पड़ी है। क्या क्या वो टिप्स हैं जो आप बताना चाहेंगी? हमको जो इस बीमारी से प्रिवेंशन के लिए जो सारी चीजें लॉकडाउन 1 से लेकर के बताई गई हैं, वो सब और ज्यादा सावधानी से बरतनी होगी। सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग। जब भी हम बाहर जाएं, किसी दुकान में जाएं, तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। सेकंड, मास्क का हमेशा प्रयोग करें। जो भी बाहर जाए वो बिना मास्क के बिल्कुल ना जाए। तीसरी चीज, हैंड हाइजीन। तो घर में हमेशा साबुन से, पानी से हाथ धोएं। बाहर से आने के बाद में घर में हाथ धोएं। कहीं भी ट्रैवल करने के बाद अगर ऑफिस में पहुंचे, कोई भी आए, हम ऑफिस में पहुंचे तो हाथ धोएं। अगर हाथ धोने की सुविधा नहीं है, एक अपने साथ सैनिटाइजर रखें, जो कि अपना हाथ में थोड़ा डाल के हाथ को सैनिटाइज कर लें। दफ्तर में जाने से ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि टेबल है, लैपटॉप है, फोन है, चाबियां हैं, ये सब को हम लोग रेगुलरली सैनिटाइज करें, एक बार जाने के बाद, दफ्तर से निकलने के पहले। और जहां पर भी ये चीजें ऑफिस में, जहां पे कस्टमर से कांटेक्ट है, जहां कस्टमर्स आते हैं, उसमें बीच बीच में इसको सैनिटाइज करते रहें। तो ये चीज जरूरी है। उसके अलावा हैंड हाइजीन में जब भी हाथ जैसे बीच बीच में जरूर धोएं, जहां पर भी डीलिंग्स है कस्टमर से, और वो 20 सेकेंड तक धोते रहें, जिसमें आपको बार बार बताया गया है कि जब हाथ धोते हैं तो हथेली, पीछे का हिस्सा, नाखून, उंगलियां, अंगूठे, ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए जो उंगलियों के बीच की जगह है वो सबको जरूर ध्यान दें उन सब चीजों पर। फिर खांसी है, छींक है, तो रेस्पिरेटरी हाइजीन का हमको ध्यान रखना है। मास्क हमेशा पहना हुआ है तो उसमें बाहर निकलने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन अगर मास्क बाई चांस नहीं पहना हुआ है तो जब अगर खांसी आए तो या कोनी में करें या एक टिश्यू पेपर में करके उसको एक क्लोज डस्टबिन में इमीडिएटली फेंकना चाहिए। तो ये खांसी का रेस्पिरेटरी हाइजीन का ध्यान रखें, हैंड हाइजीन ध्यान रखें, मास्क पहने रखें। और
जरूरी है कि जो भी कोई आए तो हम डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। जी बिल्कुल। प्लस अगर हम बीमार हैं, कोई भी सिम्टम है, बुखार है हल्का, खांसी है, नजला जुकाम है, तो फिर ऑफिस नहीं जाएं। वो चीज जरूरी है, बाहर नहीं जाएं, घर से बाहर नहीं निकलें, घर में अपने को सेल्फ क्वारंटाइन करें। तो ये चीज बहुत जरूरी है। डॉक्टर, इधर देखने में आ रहा है, कई मीडिया माध्यमों से ये जानकारी मिल रही है कि फेस को कवर करने के लिए फेस शील्ड भी आ गया है, हेड गियर भी आ गए हैं, जूतों के नीचे भी पहनने के उपकरण आ गए हैं। इन सब की क्या जरूरत आम लोगों को है जो रोजमर्रा के जीवन में घर से बाहर निकल रहे हैं? नहीं, आम लोगों को फेस शील्ड की जरूरत नहीं है। वो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जरूरी है जो कि सिक पेशेंट्स देखते हैं, जहाँ पे हम लोग सक्शन कर रहे हैं या लोगों की सिक्रेशंस के कांटेक्ट में आते हैं, जहाँ ब्लड स्पिलेज के चांसेस होते हैं, उनको फेस शील्ड की जरूरत है। जहाँ तक जूतों के कवर का सवाल है, वो भी हॉस्पिटल जैसी जगह में जहाँ पे वायरस के रोड पर और ये होने के ज्यादा चांसेस हैं फोमाइट्स में, वहां पर ये चीज जरूरी है। जो एरियाज कंटेनमेंट जोन में पहन सकते हैं लोग इन चीजों को, और जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनके लिए ये चीज ज्यादा जरूरी है। बाकी नहीं तो हम लोग जैसे घर आते हैं तो अपने जूते घर के बाहर निकालें और उसको बाहर सूखने दें। उससे अगर कोई वायरस सोल में चिपका हुआ भी है तो वो वहीं मर जाएगा। तो उसको अगर घर के अंदर नहीं लाएंगे तो उससे घर के अंदर इन्फेक्शन आने के चांसेस नहीं है। जी डॉक्टर, जब से कोरोना वायरस का संक्रमण शुरू हुआ है तब से सरकार और आप जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार लोगों को परामर्श दे रहे हैं कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं या फिर जो उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं या किडनी की समस्या से ग्रस्त हैं, उनको खास ध्यान रखने की जरूरत है। लॉकडाउन के समय जब वो अपने सामान्य चेकअप के लिए अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं या उनको जाने में परेशानी हो रही है, ऐसे में उनके लिए आपका क्या संदेश है? क्या कोई अस्पतालों की ओर से या सरकार की ओर से उन्हें परामर्श देने की व्यवस्था शुरू की गई है? हाँ, ये सबसे जरूरी है। सरकार ने बोला है कि लॉकडाउन 3.0 में कि वरिष्ठ नागरिक अभी भी घर के बाहर नहीं निकले, घर के अंदर रहें। उनको अगर ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो वो भी अवॉइड करें इस समय। वरिष्ठ नागरिक हैं, प्रेग्नेंट वेमेन हैं, 10 साल से छोटे बच्चे हैं, और जो ऐसी बीमारियों से जिनका संक्रमण है जैसे कैंसर की या दूसरे आर्थराइटिस वगैरह, जो भी दवाइयां, जो भी बीमारियां इम्यूनिटी सप्रेस करती हैं, उनसे अगर ग्रसित है तो उनको घर के अंदर रहना चाहिए। सेकेंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि अगर कोई भी वो जो भी दवाइयां ले रहे हैं वो अपनी दवाइयां कंटिन्यू करते रहें, बिल्कुल बंद ना करें। घर में शुगर के अगर मरीज हैं तो घर में अपनी शुगर रेगुलरली टेस्ट करते रहें। बीपी के मरीज हैं तो अपना बीपी रेगुलरली चेक करते रहें घर में। जिनके पास आजकल सिंपल एपरेटस आते हैं उनसे घर में चेक कर सकते हैं। और सरकार के द्वारा आजकल टेलीमेडिसिन की व्यवस्था हो गई है मेजर सब अस्पतालों में, जो कि आप वो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको मिल जाएंगे। अगर जिस अस्पताल से आप ट्रीटमेंट लेते हैं अगर वहाँ टेलीमेडिसिन की फैसिलिटी है तो आप डॉक्टर्स को टेलीमेडिसिन के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर टेलीमेडिसिन फैसिलिटी नहीं है तो भी आप व्हाट्सएप के द्वारा, मोस्ट हॉस्पिटल्स में आजकल व्हाट्सएप उन्होंने नंबर्स दिए हुए हैं जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं। अगर बीपी कंट्रोल नहीं है या शुगर कंट्रोल नहीं है या आपको और कोई माइनर कंप्लेंट्स हैं तो ये जरूर करना चाहिए। अगर कंट्रोल्ड है बीमारी तो आप अपनी दवाई कंटिन्यू करते रहिए, वो चीज सबसे जरूरी है। कई लोगों का ये जैसे कैंसर के मरीज हैं जिनका रेगुलर पल्स थेरेपी चल रही है या कीमोथेरेपी चल रही है, उनको बिल्कुल अस्पताल जाकर अपना इलाज करना चाहिए, बीच में ब्रेक ना करें। जी बिल्कुल। एक तरफ जहां कोरोना से परेशान मरीज हैं उनके लिए सरकार की व्यवस्था है, तो जैसे डॉक्टर अपर्णा बता रही हैं कि वैसे लोग जो दूसरी बीमारियों से परेशान हैं उनके लिए भी सरकार ने टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध कराई है। कार्यक्रम में भिवानी से किरण कुमार जी जुड़ चुके हैं। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
हेलो जी किरण जी, आप बताएं क्या पूछना चाहते हैं? सर जी, मैं किरण कुमार सारण बोल रहा हूँ, गांव कोट, जिला भिवानी, हरियाणा से जी। तो ये पूछना चाहता हूँ सर जी, ये मान लीजिए मास्क लगाते हैं मुंह पर जी, तो इसका एक बार प्रयोग करके भगा देते हैं या बार बार में प्रयोग कर सकते हैं इसका? जी डॉक्टर अपर्णा। जी, मास्क अगर आपने घर का कॉटन का बनाया हुआ मास्क है तो फिर आप उसको धो सकते हैं। एक पैर कम से कम रखिए अपने पास, जो एक को धोया, एक बारी इस्तेमाल करने के बाद में उसको धोए और बाहर सुखा दें, और दूसरा मास्क यूज करें फिर अगर दोबारा निकलना है तो। जो सर्जिकल मास्क जो यूज कर रहे हैं वो सिंगल यूज के होते हैं, डिस्पोजेबल होते हैं, उनको एक बार यूज करने के बाद फेंक दें, उनको दोबारा इस्तेमाल नहीं करें। और बाकी N95 मास्क हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए हैं, उनको उसकी प्रतिक्रिया समझा दी गई है। जो रेगुलर रूटीन आम आदमी के लिए क्लॉथ मास्क एनफ है, उनको ना सर्जिकल मास्क ना N95 की जरूरत है। जी डॉक्टर, यहाँ थोड़ा सा उन लोगों के लिए भी स्पष्ट करें जो लोग मास्क तो नहीं बांधते लेकिन वो अपना रुमाल मुंह पे बांध लेते हैं या फिर तौलिए से अपने मुंह को ढक लेते हैं, या फिर महिलाएं दुपट्टे से या साड़ी से मुंह को ढक लेती हैं। वो रुमाल, तौलिए, वो कितनी देर के बाद उनको धोने की जरूरत होती है? हाँ, रुमाल, तौलिया तो मोटा होता है। रुमाल अगर इस्तेमाल करें, दुपट्टा इस्तेमाल करें तो मल्टीपल लेयर होनी चाहिए, सिंगल लेयर इनफ नहीं है। और उसमें भी जैसे अगर आप घर बाहर जा करके अगर घर के अंदर आए तो बेटर है कि उसको धोने में डालें और नेक्स्ट टाइम जो भी यूज करें वो दूसरा फ्रेश कपड़ा हो। बिल्कुल। राजस्थान के सीकर से घीसाराम जी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। घीसाराम जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब को नमस्कार। जी नमस्ते। मैं डॉक्टर साहिबा से ये पूछना चाहता हूँ कि मैं 16 वर्ष से डिप्रेशन की 3 गोलियां डेली शाम को लेता हूँ एक समय जी। तो इन गोलियों से क्या शरीर की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, हो जाती है या ये बताएं मेरे को। जी डॉक्टर। डिप्रेशन की बीमारी की जो आप दवाइयां ले रहे हैं वो कंटिन्यू करते रहें। आपकी उम्र कितनी है? ये लगभग 50 साल के ऊपर से लग रहे हैं मैम। तो ये 60 साल के ऊपर में, 65 साल के ऊपर में रिकमेंड करेंगे कि ज्यादा बाहर नहीं जाएं। बाकी अपनी दवाइयां जरूर कंटिन्यू करिए, दवाइयां बिल्कुल बंद नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी बीमारी कंट्रोल्ड है तो सेम डोज कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको कुछ ऊपर नीचे लगता है तो अपने डॉक्टर से टेलीमेडिसिन के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट एसोसिएशन ने अपने काफी नंबर दिए हुए हैं जिनमें उनकी कंसल्टेशन उपलब्ध है। आप उनसे कोई प्रॉब्लम होने से कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी मोस्टली अगर बीमारी कंट्रोल्ड है तो उसका इम्यूनिटी पर उतना ज्यादा फर्क असर नहीं पड़ता है, तो बाकी चीजों की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। आप उसको भी पढ़ सकते हैं और उसके अनुसार भी अपने दिनचर्या को व्यवस्थित कर सकते हैं। दिनेश साहू जी हैं हमारे साथ। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ सर, हम गया जिला के रिवला गांव के रहने वाले दिनेश साहब बोल रहे हैं। जी सर, पूछना चाह रहा था कि बहुत दिन पहले पेपर में न्यूज में आ रहा था कि जूता चप्पल से भी कोरोना वायरस अंदर आ सकता है। जी। तो सर ये क्या सही है? और मेरा दूसरा प्रश्न था जी कि सर जो पेशेंट जो मतलब साइलेंस में है, जिसको इसका सिम्टम पता नहीं लगता है, वो क्या बाद में खतरनाक रूप ले सकते हैं क्या सर? जी डॉक्टर। जूता चप्पल का जैसे पहले बताया था कि कहीं भी बाहर से जब आप आए तो अपने जूते चप्पल बाहर उतार दें। बाहर में रहने से वो घर के अंदर नहीं आएगा। घर के इस्तेमाल के लिए चप्पल अपनी अलग रखें, तो उससे वायरस घर के अंदर नहीं आएगा और कुछ देर बाहर उसको सूखने देंगे तो वायरस अपने आप मर जाएगा। और सेकंड, आपका दूसरा प्रश्न क्या पूछा था आपने? दूसरा प्रश्न इनका ये है कि जिन मरीजों में लक्षण नहीं दिख रहे हैं, क्या वो आगे जाकर ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं? वो हो सकता है कि शुरू में एसिम्प्टोमेटिक रहें और उसके बाद में लक्षण आ जाएं। जी। तो लक्षण
नॉर्मल जो इनके ज्यादा लक्षण जो इसके होते हैं वो जैसा बताया गया बार बार आपको कि बुखार, सूखी खांसी और सांस की तकलीफ, ये मेन लक्षण है। लेकिन इसके अलावा और कई लक्षण आजकल सामने आ रहे हैं, जैसे छाती में दर्द है, खांसी जरूरी नहीं है कि सिर्फ सूखी हो, हल्की बलगम भी हो सकती है, गला खराब लग सकता है, छींक हो सकती है, तो ये लक्षण भी हो सकते हैं। उसके अलावा किसी किसी में और दूसरे लक्षण भी हो सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी ये शुरू में एसिम्प्टोमेटिक, तो जरूरी नहीं है कि वो लक्षण फ्री रहे। कई मरीज ऐसे भी हैं जिनको लक्षण होते ही नहीं है और बीमारी अपने आप डाई डाउन कर जाती है। शरीर में वायरस है, आपको कोई लक्षण नहीं है और फिर अपने आप ठीक भी हो जाएगी, वायरस मर जाता है बॉडी में। तो ऐसे भी बहुत मरीज होते हैं। जी बिल्कुल। तो उनका कैसे पता चले वो हम नहीं कह सकते, बिना टेस्टिंग के नहीं पता चलेगा। इसीलिए हम लोग ये बोल रहे हैं कि अगर आपका किसी भी पॉजिटिव मरीज से कांटेक्ट रहा है तो अवश्य उसकी जानकारी सरकार को दें ताकि आपकी टेस्टिंग हो सके। और अगर आप में वायरस है तो फिर पूरा आइसोलेशन उसका कर सकते हैं। और अगर आपका कांटेक्ट ऐसे किसी भी प्राणी से हुआ है तो आपको क्वारंटाइन कर लेना चाहिए अपने आप को और जांच करवानी चाहिए। जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आती तब तक क्वारंटाइन में रहें और एक बार रिपोर्ट अगर नेगेटिव आ जाती है तो फिर आप उसके बाद फ्री हैं। जी बिल्कुल। गौतम बुद्ध नगर से राजपाल सिंह जी जुड़ चुके हैं। राजपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजपाल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी, बताएं क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछिए। आवाज में राजपाल जी से संपर्क तकनीकी कारणों से नहीं हो पाया। डॉक्टर, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया भर की प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक वैक्सीन या दवा की खोज कर रहे हैं, उस पर शोध कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। आज भी एक खबर आई कि इजराइल ने वैक्सीन बनाने का दावा किया है। भारत में भी कई तरह के परीक्षण चल रहे हैं। क्या इस समय की ताजा स्थिति है वैक्सीन या दवा को लेकर? वैक्सीन में कम से कम 8 से 12 महीने लगेंगे। जी। सब प्रयोग कर रहे हैं। अभी ह्यूमन ट्रायल्स कुछ देश में शुरू हो गए हैं जी। लेकिन फिर भी वैक्सीन हम लोगों के यूज के लिए आने में कम से कम अर्लीस्ट जो होएगा वो दिसंबर जनवरी के पहले कहीं पर भी नहीं होगा। जी। नॉर्मली वैक्सीन जब भी हम लोग शुरू करते हैं उसकी प्रतिक्रिया जी। तो कम से कम 1 से 1.5 साल उसके बनने में लगता है जब वो ह्यूमन यूज के लिए अवेलेबल होता है। जैसा कि इजराइल से खबर आई कि वहां एंटीबॉडी बना ली गई है और अब उसको बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की योजना है, इसको कैसे देखती हैं? इससे कोई सहायता मिलने वाली है? वो टेस्ट करके अभी देखना होगा। अभी तो ह्यूमन ट्रायल्स पहले चलेंगी जी। तो उसमें किसी को कोई उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं कि नहीं जी। और उस पे वो प्रोटेक्टिव है कि नहीं जी। क्योंकि ये चीज अभी जल्दी है ये बताने के लिए कि कितना इफेक्टिव होएगा और हमारे रेगुलर यूज के लिए कब तक इतने पैमाने पर बन पाएगा कि हम रेगुलर यूज करेंगे। अर्लीस्ट खबरें जो हैं वो है दिसंबर जनवरी। अभी जो बनाने शुरू किए हैं ट्रायल के लिए बनाने शुरू किए हैं तो ट्रायल में भी ये देखना होगा कि कितना सक्सेसफुल होता है वैक्सीन। जी बिल्कुल। संघर्ष का ये दौर बहुत लंबा चलने वाला है, इसलिए जो सरकारी दिशा निर्देश हैं, चाहे वो हाथ धोने का हो, सुरक्षित दूरी बनाए रखने का हो, मास्क पहनने का हो, ये हम सबको अपने जहन में बिठा लेना चाहिए। जौनपुर से राजवाड़ मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। मिश्रा जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मैं ये पूछ रहा हूँ जब मार्केट हम लोग जाते हैं सर तो जो सब्जी लेके आते हैं जी, तो सबसे हम किस तरह से मतलब कि सैनिटाइज करके रखें या मतलब सर्व कैसे करें? और सर मेरा दूसरा सवाल है सर कि बारिश आने वाला है अगले महीने जी, तो सर चीज डेंगू और सब इसमें कैसा कोई मतलब ऐसा और लक्षण है जो इसी समान हो जाएंगे साहब? हमें किस तरह से थोड़ा सावधानी ऐसे करनी चाहिए सर बारिश में भी? जी जी डॉक्टर। हाँ, पहला क्वेश्चन तो समझ आया सब्जियों का।
सब्जी जब भी आप लेकर के आए उसको रनिंग वाटर में, बहते पानी में अच्छे से धोएं जी। अच्छे से धो करके उसको पेपर पर सुखा दें जी। और फिर इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो उसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ग्रोसरी के आप पैकेट्स वाले लेकर के आते हैं, कोई टिन प्रोडक्ट्स लेकर के आते हैं, बॉटल्स लेकर के आते हैं, जैसे सॉस की और कुछ है जिसको धो सकते हैं, तो उनको बेटर है कि एक बार धो लें, साबुन के उससे धो लें या सैनिटाइजर से वाइप कर दें, तो वो इनफ है। इनका दूसरा सवाल डॉक्टर ये है कि बारिश के मौसम में जहां डेंगू और चिकनगुनिया का खतरा भी बढ़ जाता है, वहां क्या कोरोना भी और बढ़ेगा? नहीं कह सकते जी, क्योंकि नया वायरस है, अभी हमको इसकी सारी चीजें पता नहीं है। ये भी हम होप करते हैं कि शायद गर्मी बढ़ने से वायरस कम हो जाए, उसकी इन्फेक्टिविटी, लेकिन अभी कहना मुश्किल है कि बारिश में कैसे बिहेव करेगा, बहुत ज्यादा गर्मी में कैसे बिहेव करेगा, वो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। जी बिल्कुल। और अगले कॉलर जुड़ चुके हैं दशरथ गौतम जी, ये भिवाड़ी से हैं जी। बताएं दशरथ जी। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नोटों के लेन देन से क्या कोरोना वायरस फैलता है, और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि वेंटिलेटर क्या है, इससे मरीजों को क्या फायदा होता है? पहला नोटों से अभी तक ये आया नहीं है सामने कि नोट के जरिए ये वायरस फैला है, लेकिन हमको एहतियात बरतना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि डिजिटल पेमेंट्स प्रेफर करें। जैसे आप पेटीएम से अपने मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड यूज करके पेमेंट कर सकते हैं। जो बड़े पैसों का लेन देन है वो बैंक में डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, तो वो बेटर है। लेकिन कोई इंस्टेंस ऐसा कहीं पर ऐसी कोई खबर नहीं है, कोई रिसर्च नहीं हुई है, कोई ये खबर नहीं है कि भाई नोटों के जरिए ये फैला है, लेकिन एहतियात हमको बरतना चाहिए। बैंक्स में जो काम कर रहे हैं उनको जरूरी है कि बार बार अपने हैंड सैनिटाइज करें। अपनी जो बैंक्स के अपने जो टेबल्स हैं, काउंटर्स हैं, उनको बार बार हर घंटे में सैनिटाइज करते रहें। जितने कस्टमर्स अंदर आते हैं उनको हैंड सैनिटाइजर प्रोवाइड करके, ताकि वो हैंड सैनिटाइज करके फिर बैंक के अंदर घुसे। क्या नोटों को भी सैनिटाइज करने की जरूरत है? किसको? जो करेंसी नोट्स हैं, हाँ अगर वो सब्जी वाले से हम ले रहे हैं, हाँ जी, तो क्या उसको भी सैनिटाइज करने की जरूरत है? मतलब कहीं अभी तक ऐसा नहीं आया है कि भाई बैंक के जरिए ये बीमारी फैली है, लेकिन अगर उसको बाहर थोड़ी देर छोड़ दें ड्राई होने के लिए तो शायद बेटर रहे। और डिजिटल पेमेंट एहतियात के तौर पर, प्रिकॉशन के तौर पर यह है कि जितना डिजिटल पेमेंट करें उतना बेटर है। जी बिल्कुल। और भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भी चल रहा है और प्रधानमंत्री भारत को कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना चाहते हैं, तो ऐसे में डिजिटली पेमेंट बहुत जरूरी हो जाता है। बड़ौद से महेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। एक और सवाल पूछा था। हाँ जी बताएं। वो मेरे को ध्यान नहीं है, सेकंड क्या पूछा था? एक नोटों का पूछा, नोटों के बारे में ही वो जानना चाह रहे थे। ठीक है, ओके। महेश शर्मा जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन रहा हूँ जी। कार्यक्रम में स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार जी, महेश शर्मा बड़ौद से जी। मैं ये मालूम करना चाह रहा जी, डेयरी से जो दूध लाते हैं खुला हुआ जी, उसमें संक्रमण की संभावना है या नहीं है, कैसे सावधानी रखें? और दूसरा सवाल है जी, जो हमारे इस टाइम क्या पोजीशन चल रही है जी, जो हमारे बीमार हो रहे हैं दोस्त, उनका इस टाइम क्या पोजीशन है? सबसे पहले डेयरी से जो दूध लाते हैं, क्या उससे संक्रमण होने की संभावना है? हाँ, जो ओपन दूध है, हम लोग दूध हमेशा बॉईल करके ही पीते हैं, तो आप बॉईल करके ही उसका इस्तेमाल करिए, उबाल करके इस्तेमाल करिए, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी लिक्विड से ऐसा नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं है कि उससे संक्रमण फैला होए जी। और सेकेंड सवाल आपने पूछा था कि जो लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, हाँ, उनके ठीक होने की क्या स्थिति है भारत में? कोरोना से जो संक्रमित हो रहे हैं
उनमें डेथ इंडिया में अभी ओवरऑल 2% के करीब है जी। तो जैसा ये है कि मेजॉरिटी ऑफ लोग ठीक होकर के वापस जा रहे हैं। कईयों में कोई लक्षण भी नहीं पता चल रहे हैं, कईयों में बहुत माइल्ड लक्षण हैं जो अपने आप ठीक हो जा रहे हैं। 2% लोगों में डेथ हो रही है, 5% के करीब टोटल हैं जो ज्यादा सिक हो रहे हैं और कुछ लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। ये पहले एक उन्होंने भी पूछा था एक दर्शक ने, तो जिनको वेंटिलेटर की जरूरत तब पड़ती है जब ऑक्सीजन के अंदर में हमारी वो काफी कम हो जाती है। हम लोग ऑक्सीजन मेजर करते हैं कि ब्लड में कितना परसेंटेज है, तो जब सैचुरेशन कम होती है और सिर्फ ऑक्सीजन देने से जिसकी पूरी नहीं होती वो उन लोगों में वेंटिलेटर का इस्तेमाल करते हैं। आजकल एक प्लाज्मा थेरेपी भी यूज करने लगे हैं जो अभी फुल्ली अप्रूव नहीं है, ट्रायल के बेसिस पर यूज कर रहे हैं ज्यादा सिक पेशेंट्स में, तो वो भी प्री वेंटिलेटर स्टेज में यूज करके ट्रायल्स उसके भी हो रहे हैं। जी, जो हमारे श्रोता वेंटिलेटर के बारे में समझना चाह रहे थे, इस जवाब से उनको भी अब जानकारी मिल गई होगी। बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी जुड़ चुकी हैं। रिंकी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आनंद सर नमस्कार। नमस्ते। मैं डॉक्टर मैम को भी नमस्कार करना चाहती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। मेरा सर पहला क्वेश्चन ये है कि जो मतलब जो पॉजिटिव केस हैं जी जो स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहे कि मतलब कम हो रहे हैं और जो निगेटिव वो ज्यादा हो रहे हैं, तो सर ये जो पॉजिटिव वो डबल कैसे हो गया? मेरा सर दूसरा क्वेश्चन मेरा कोरोना वेरिएंट है जो वो सर किस प्रकार अपनी सामने, चाहे मीडिया वाले हो, चाहे मतलब पुलिसकर्मी हो, चाहे नर्सेस हो, चाहे डॉक्टर हो, तो वो अपना किस प्रकार सावधान, इस पे थोड़ा इन्फॉर्मेशन देंगे। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार जी। एक तो ये कि जो नंबर्स कैसे बढ़ रहे हैं, आपको ये आपने सुना होगा कि कोरोना वायरस नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस से ज्यादा इन्फेक्टिव है जी। मतलब कि एक आदमी कई इंसानों को इन्फेक्ट कर सकता है जी। जो हम लोग अभी रेट जो बढ़ रहे हैं वो अभी कुछ दिन और तक एक्सपेक्टेड है कि बढ़ेगा जी। उसके बाद धीरे धीरे कम आने लगेंगे। उसके बावजूद हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा डबलिंग रेट बढ़ रहा है, मतलब ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब कि बीमारी थोड़े से कंट्रोल में है। बिल्कुल। डबलिंग रेट का मतलब कि कितने दिन में हमारे नंबर्स डबल हो जा रहे हैं, मरीजों की संख्या दोगुनी हो रही है अभी कुछ दिन, लेकिन जो डबल होने की जो संख्या है वो कितने दिन में हो रही है जी। वो दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो बीच में पहले 3 दिन में डबलिंग हो रही थी, अभी 11 दिन में डबलिंग हो रही है, 11 से 12 दिन के बीच में। इसीलिए बोल रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट है, इवन दो नंबर्स बढ़ रहे हैं जी। और सेकंड आपने बोला था, पूछा था कि हेल्थ केयर वर्कर्स, नर्सेस, डॉक्टर्स कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं जी। हम लोग की प्रोटेक्शन के लिए हम लोग के अलग अलग वो गवर्नमेंट ने वो बनाई हुई है जो पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर जो हम लोग पहनते हैं, पीपीई बोलते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जी। उसमें जो अलग अलग एरिया में उसकी एडवाइजरी अलग अलग है जी। जैसे जो इमरजेंसी में है या जो पॉजिटिव पेशेंट्स की देखभाल करते हैं और सस्पेक्टेड पेशेंट्स की देखभाल करते हैं, वो लोग फुल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में होते हैं जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक हम लोग कवर होना चाहिए ताकि वायरस हमारे ऊपर सेटल ना होए जी। बिल्कुल। तो कैप होता है, हुड होता है, वाइजर होता है, गॉगल्स होते हैं, मास्क होता है जो N95 मास्क होता है हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। हम लोग ऊपर गाउन टाइप का पूरा होती है, पैंट शर्ट होती है, फुल गियर वो होता है, प्लस ग्लव्स होते हैं, शू कवर्स होते हैं जी। तो ये सब पहनते हैं और इसका पहनने का तरीका और उतारने का तरीका भी काफी सिस्टमैटिक है जो हम लोग फॉलो करते हैं जी। बिल्कुल। कि वो प्रॉपर फॉलो करने से हम बोलते हैं कि हम फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं जी। हाँ, बिल्कुल। जिनकी टेस्टिंग होती है एक्सपोजर बोलते हैं, अगर ये प्रोटेक्टिव गियर में कोई ब्रीच है, मतलब कि कहीं से फट गया है या किसी ने प्रॉपर गियर नहीं पहना है तो फिर बोलते हैं ब्रीच इन प्रोटेक्टिव गियर, पीपीई। तो उसमें फिर बोलते हैं कि एक्सपोजर है और फिर
या क्वारंटाइन करेंगे अगर एक्सपोजर हो गया पॉजिटिव से विद ब्रीच या जिसने प्रॉपर नहीं पहना हुआ है तो फिर उनको क्वारंटाइन करते हैं और उनकी टेस्टिंग करते हैं और जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती तब तक वो इंसान हेल्थ केयर वर्कर क्वारंटाइन में रहता है। उसके बाद टेस्टिंग होती है। अगर उन्होंने फुल प्रोटेक्टिव गियर पहना हुआ है जो उस एरिया के लिए गवर्नमेंट ने एडवाइस किया हुआ है फिर क्वारंटाइन में जाने की जरूरत नहीं है अनलेस किसी को कोई सिम्टम्स हो। जी बिल्कुल। और देश और दुनिया से कोरोना को मिटाने में कोरोना वॉरियर्स की जितनी तारीफ की जाए वो बहुत कम है। मध्य प्रदेश के धार से अनोखे सिंह जी हैं फोन लाइन पर। अनोखे जी स्वागत है आपका। सर जी नमस्कार। जी नमस्ते। ये सर ये वायरस क्या ये मानसिक रोगी पे भी असर करता है सर जी? जी डॉक्टर। और एक सवाल और है सर जी। जी। कि ये मानसिक रोगी ये रेडियो पे जो भी रिपीट कार्यक्रम आते हैं इसमें भाग ले सकता है क्या सर जी? जी आप अपना सवाल बिल्कुल, जो अगर कोई मानसिक रोग से परेशान हैं वो आकाशवाणी के किसी भी कार्यक्रम से जुड़कर अपना सवाल पूछ सकते हैं और संबंधित विशेषज्ञ से राय ले सकते हैं। पहले सवाल के बारे में डॉक्टर अपर्णा आप बताएं। हाँ, जहाँ तक मानसिक रोग की सवाल है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स रिपोर्ट हुए हैं कोरोना में जी। और सेकेंड जो फियर फैक्टर है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, पैनिक है, वो इस बीमारी से कई लोगों में, नॉर्मल लोगों में भी हो जाता है जी। तो जिनमें मानसिक रोग है उनमें उसके चांसेस थोड़े से और ज्यादा होते हैं कि फियर हो जाए या साइकोसिस हो जाए, उसके चांसेस होते हैं जी। तो जिनमें परेशानी ज्यादा बढ़ी है उनको आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। टेलीफोनिकली कर सकते हैं, हेल्पलाइन के थ्रू कर सकते हैं या जो ऐसे सेंटर्स हैं जहां जाकर भी कर सकते हैं कंसल्ट। जी बिल्कुल। और कभी भी मनोबल गिराने की आवश्यकता नहीं है। समस्या बड़ी है, जटिल है, लेकिन जिस ढंग से सरकार प्रयास कर रही है, जिस तरीके से कोरोना वॉरियर्स अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, आने वाले समय में बहुत जल्द कोरोना पर भी जीत सुनिश्चित होगी। डॉक्टर, चलते चलते कार्यक्रम में हमारे श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगी? लॉकडाउन 3.0 में वो खुद को सुरक्षित बनाए रखें, स्वस्थ बनाए रखें और समाज को एक नई दिशा दें। सबसे जरूरी है प्रिकॉशंस जी, क्योंकि इस बीमारी का हमारे पास अभी डेफिनेट कोई इलाज नहीं है जी। तो आपको एहतियात बरतना है, सावधान रहना है, जागरूक रहना है, जिम्मेदार रहना है, सतर्क रहना है। वो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहने, हाथ बार बार धोने का कार्यक्रम करें, रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन करें। ये चीज सबसे जरूरी है। सेकेंड चीज जरूरी है कि लॉकडाउन 3.0 में गवर्नमेंट ने थोड़ी रियायतें दी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम बिना किसी जरूरत के घर के बाहर घूमते रहें। जी। घर के बाहर तभी निकलें जब जरूरी है या काम के लिए जाना है, नहीं तो घर के अंदर रहें। उसमें भी जो बुजुर्ग हैं, जो बाकी रोगों से ग्रसित हैं, बच्चे हैं, वो घर के अंदर ही बने रहें, उनके स्वास्थ्य के लिए और परिवार के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर अपर्णा, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ थे स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।